जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो बताइए आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की NCERT हमारे अतीत, जो कि हमारी सीरीज का भी नाम है और इस बुक का भी। तो हम आज अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आपने इसके पहले सब कुछ पढ़ लिया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे राज्य का कैसे जन्म होता है, कैसे बनता है नया राजा। आज राजा का कद बढ़ेगा और कद बढ़ेगा तो पद भी बढ़ेगा। कद मतलब लंबाई नहीं, क्या बनेगा, उसका स्टेटस बढ़ेगा। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे बनता है राज्य। आज जन से बनेगा जनपद, जनपद से आगे महाजनपद और फिर इसके अगले अध्याय में आप देखेंगे साम्राज्य क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपनी किताब को फिर से एक बार देख लीजिए जिससे आपको लगे कि आप अपनी ही किताब पढ़ रहे हो। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पढ़ लेना बहुत सही होगा आपके लिए। चलिए हम देखते हैं आज कि कैसे हमारे राजा का जन्म होता है। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर। जिस पर बात होनी है उसे बीच में लिखते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो मिलकर राजा को बनाएंगी और राज्य को जन्म देंगी। सबसे पहले अर्थव्यवस्था, फिर यहां पर आप लिख लीजिए राज्य व्यवस्था, यहां समाज, और यहां धर्म। हमने आपको इसके पहले वाली जो चैप्टर था आपने देखा था ऋग्वैदिक काल, जिसमें आपने देखा कि कैसे जन है, छोटे छोटे कबीले हैं। और अब हम आज चलेंगे कहाँ, उत्तर वैदिक काल में, जहां पर हम देखेंगे कि पहले क्या फर्क होता है, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर एक क्या होता है, लोहे की खोज। आप यहाँ पर इसको एक कीवर्ड की तरह ले लीजिए, लोहे की खोज। और इसी लोहे ने पूरा समाज बदल कर रख दिया, अर्थव्यवस्था को एकदम से बूस्ट अप कर दिया। जिससे क्या होता है कि जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य, लोहे ने इतना बड़ा चमत्कार किया। तो चलिए देखते हैं कैसे किया। अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, अब एक एक पर हम चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था, हमने आपसे पहले बताया था कि कृषि पहले से हो रही थी। कृषि, इसके पहले ऋग्वैदिक काल में कृषि होती थी। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में इसका चौथे जो चैप्टर है उसका 4th, उसमें वर्णन है कृषि का। वो जानते थे खेती के बारे में, हल के बारे में भी वर्णन है, वो जानते थे। लेकिन उन्हें अर्थव्यवस्था के रूप में एक सेटअप पूरा हो, सिस्टम हो, व्यवस्था हो, ऐसा अभी नहीं हुआ था। तो अब क्या होगा, अब कबीले क्या थे पहले जो, अब वो धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे और एक जगह अब स्थायी होकर रहना शुरू करेंगे। जिससे क्या होगा, अब कृषि करने कार्य शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज हो गई है। तो सबसे पहले खेती के लिए क्या जरूरी होता है, हल। हल
देखिए, हल, हल में क्या होगा? लोहे की फॉल लगी होगी, इससे क्या होगा? अगर पहले क्या था, लकड़ी लगी थी, उससे क्या होता था, ज्यादा गहराई तक जमीन को एक तरीके से उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता था, उसको खोदा नहीं जा सकता था, जिससे उसकी खरपतवार जल्दी से निकलती नहीं थी। लेकिन अब लोहा आ गया, तब क्या हुआ, अब लगभग 12 इंच जमीन को अंदर खुदाई की जा सकती थी, जोत एक बड़ी व्यवस्था हो गई, जुताई अच्छे से होने लगी। इससे क्या हुआ, उपज बढ़ गई, जिसका हमें क्या मिला है, एक तरीके से उदाहरण मिला है अतरंजी खेड़ा में, देखा होगा आपने, जहां पर कौन कौन सी फसलें हुई, जौ, जौ को यव कहते थे, गेहूं, चावल, दाल। अब ये इनका जो उत्पादन था वो बढ़ गया, ये एक एक चीज हो गई। दूसरा, कृषि का दूसरा रूप क्या होता है, इसी में आप लिखिए, पशुपालन। पशुपालन, पशुपालन अब क्या था, अभी तक क्या करते थे वो, भरण पोषण था इसके पहले ऋग्वेदिक काल में, लेकिन अब क्या होता है, अब वो जो उनके जो पशु हैं वो उनके लिए धन का काम करेंगे। अब वो ज्यादा मात्रा में उनसे जो जो उनको दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, दही मिलेगा, अब वो उसे क्या कर सकते हैं, उसको इतना सरप्लस में वो अब पैदा होने लगा है कि जिससे एक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जा सके। अब आप देखेंगे, अब इसके बाद और क्या होता है अर्थव्यवस्था में। अब जैसा कि मैंने बताया, लोहे की खोज हो गई, तो धीरे धीरे एक समाज ऐसा होगा, एक वर्ग ऐसा होगा जो क्या करने लगेगा, एक कला, कला और एक तरीके से आप ये सोचिए कि कुछ ग्रुप्स ऐसे पैदा हो गए, कलात्मक शैली एक तरीके से पैदा हो गई। कैसे, कौन कौन से लोग आ गए, अब कुम्हार आ गया, लोहार आ गया, कुछ वर्ग ऐसे पैदा हो गए, और आ गए बुनकर, एक नया कहते हैं कि एक तरीके से प्रोडक्शन करने वाला एक ग्रुप पैदा हो गया। अब क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, हमारे बाजार की शक्तियां क्या होती हैं, डिमांड और सप्लाई। एक ग्रुप डिमांड करता है, दूसरा उसे सप्लाई देता है, फिर इससे अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो घूम जाता है। तो यहां पर भी यही होता है। अब क्या होगा, अब आप देखिए, इसकी वजह से, इनकी वजह से व्यापार ने जन्म ले लिया, ट्रेड एंड कॉमर्स जिसको आप कहते हैं, वाणिज्य और व्यापार का जन्म हो गया। अब क्या होगा, अब इतना कुछ हो गया तो एक राजा को अब क्या चाहिए, अर्थव्यवस्था एक तरीके से काम कर रही है, अब राजा आगे इन्हीं पर क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। तो हम उसको अगले में देखेंगे। राज व्यवस्था में देखा आपने, अर्थव्यवस्था में कितना फर्क हुआ। अब आप यहीं पर ये देखिए, जो हल है, जो मैंने कृषि बताई, वहां पर क्या होता है कि तब इसके पहले ऋग्वैदिक काल में राजा जमीन पर बैठता था, किसके साथ, अपने जो वहां की जो जनता थी उनके साथ थे, उसमें कोई स्पेशल वो नहीं थे, उनका एक तरीके से डिसीजन हो लेकिन वो सबकी सहमति से लिया जाता था। अब क्या होगा, अब जो राजा हैं वो उच्च वर्ग में हो गए, लेकिन वो क्या करते थे, खेती करते थे, कृषि करते थे। उदाहरण कौन है, राजा जनक,
जनक को बताया गया है कि वो स्वयं अपने खेतों में हल चलाया करते थे। बलराम जिन्हें हलदर कहा जाता है, ये क्या है, अभी ये हम जो है जनपद बनाने की तरफ चल रहे हैं। ये अब जनपद का पूरा एक तरीके से नेचर देख रहे हैं। ये आपने देखा। अब देखिए कि खेती करने का काम उच्च वर्ग करते थे। अब हम चलते हैं, हमने अर्थव्यवस्था देखी, ये देखा हमने। अब हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो हम इसे नीचे लिख देते हैं, आप नोट करते जाइए। अब चलते हैं राज्य व्यवस्था की तरफ। राज्य व्यवस्था, यहां पर क्या होगा, मैंने आपको बताया हमारी इकोनॉमी ने क्या किया, एक तरीके से सरप्लस वो इतना देने लगी कि अब उस पर टैक्स लगाया जा सके। तो क्या होगा, अब टैक्स लगेगा, कर, यानी कि टैक्स लगने लगेगा। इसके पहले क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में भेंट दी जाती थी, यानी कि जो भी बलि इसको कहते हैं। बलि मतलब आज हमने क्या समझ रखा है कि बलि देना, उसको हम देते हैं कि पशु हो उनकी एक तरीके से हत्या करना, ऐसा हम करते हैं। पूजा वगैरह ऐसी कुछ पद्धतियां होती हैं जिसमें आहुति दी जाती है, उसे हम बलि कहते हैं। लेकिन तब बलि का क्या मतलब होता था, भेंट देना। तो पहले जो किसान हुआ करते थे, खेती करके वो अपने जो राजा थे स्वेच्छा से, कोई जिसके पास जो हो वो उसे भेंट देता था। लेकिन अब क्या होगा, टैक्स लगने लगेगा वाणिज्य और इन पर, किसानों पर, कृषि पर। ठीक है, अब क्या है, एक दूसरी व्यवस्था क्या है, अभी यहाँ पर सेना नहीं है, इतना धन नहीं हुआ है कि एक स्टैंडिंग आर्मी रखी जा सके। और हम आपको बताएं कि जो राजा होता है उसकी एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है उसकी सेना। ठीक है, तो अभी सेना तो है नहीं, तो अब क्या होगा, इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर अब लिख लीजिए कि अभी सेना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, सेना नहीं है तो क्या मतलब, युद्ध नहीं होते थे, होते थे, लेकिन किसके भरोसे, पहले क्या थे, कबीले, छोटे छोटे परिवार थे। हम जब आगे अभी समाज बताएंगे तो आपको बताएंगे कि सेना का काम कौन करता था। ठीक है, अब चलते हैं, ये हमने देखा। अब आप देखिए राज व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। और हाँ, एक बात और, पहले सभा समिति थी, अब परिषद हो गई। ऋग्वैदिक काल में, शायद मैंने आपको तब नहीं बताया था, सभा और समिति एक संस्था थी, अब क्या हो गया, वो परिषद के रूप में बदल गई। इसमें कौन कौन लोग होते थे, इसमें होते थे क्षत्रिय और ब्राह्मण। हम बताते हैं अभी क्षत्रिय ब्राह्मण कौन है। ठीक, अब देखिए, देखा आपने, एक अच्छी राज व्यवस्था के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, टैक्स जरूरी होता है, सुरक्षा देने के लिए आर्मी चाहिए, और राजा को अच्छे नीतियां बताने के लिए कौन होने चाहिए, उसके मंत्री होने चाहिए, कोई ना कोई हो। जैसे आज हमारे यहाँ क्या है, नीतियां कौन बनाता है, संसद बनाती है। आपने देखा कैसे हम, लेकिन आज का हमारा जो समाज है, आज हमारी जो राज व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। अभी क्या है, अब देखिए, आपने राज व्यवस्था देखा, अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी समाज। समाज में क्या होगा, अब आप समाज से पहले धर्म को देखिए तो आप समाज को आसानी से समझ जाएंगे। अब यहां पर धर्म का क्या रोल है, धर्म क्या है, अब आप बताइए कि जब राजा के पास सेना नहीं है तो उसका कद कैसे बढ़ाया जाएगा। अगर हमें अपने को शक्तिशाली बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, या तो हम आर्थिक अपने को इतना मजबूत कर लें, इतना अपने को धनी कर लें कि हम क्या हो, थोड़े समाज में हमारा स्टेटस बढ़ जाए,
या तो हम दूसरे नंबर पे अपने को इतना ताकतवर कर लें, शक्तिशाली कर लें, और कि कोई आके हमसे लड़ ना सके, सबको लगे कि इससे तो हम नहीं जीत पाएंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। या फिर हम धर्म के रूप में हम इतने ज्ञानी हो कि हमसे आकर सब दूर बैठे कि ये इतना ज्ञानी है, हम इनसे नहीं, हमारा स्टेटस नहीं है करने का। तो अब आप देखेंगे कि राजा का पद बढ़ाने के लिए, उसका सिंहासन बनाने के लिए धर्म ने क्या व्यवस्था की, उन्होंने कहा अब उन राजा से वो क्या करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे। इसके पहले क्या होता था, प्रार्थना की जाती थी, अब क्या होगा, यज्ञ होगा। और कौन करेगा, राजा करेगा। कैसे, हमने आपको बताया था। अब होगा राजा, एक तरफ आप राजा को ताकत दे दीजिए, इधर किससे, अर्थव्यवस्था से, वो हम आपको बता चुके। इधर आपने राजा को उसकी राज व्यवस्था से ताकत दे दी, शक्तिशाली बनाया। अब धर्म से बनाना है। धर्म क्या, देखिए इसके पहले वैदिक काल में ऋग्वेद की बहुत महत्वपूर्ण सारी व्यवस्था ऋग्वेद से होती थी। मैंने आपको बताया कि धर्म क्या था, पहले संविधान। संविधान यानी कि समाज के को एक तरीके से धर्म के ही धागे से बांधा जाता था। इसीलिए अब क्या होगा, अब क्या है, ब्राह्मण धर्म। पहले क्या था, वैदिक काल में ऋग्वेद पर सब कुछ चलता था। अब क्या होगा, यहां पर आप देखिए वर्ण व्यवस्था, पहले ये देख लीजिए वर्ण व्यवस्था, ठीक। इसकी अभी हम चर्चा करते हैं। इसके पहले हम यहां देखें कि राजा से क्या करवाए जाएंगे, यज्ञ। अगर पुरोहित वर्ग ने, ब्राह्मण वर्ग ने सपोर्ट कर दिया राजा को, से यज्ञ करवाया। कौन कौन से यज्ञ होते थे, इस अध्याय में सिर्फ राजसूय यज्ञ का ही वर्णन है। राजसूय और राजा यज्ञ कौन से करते थे, अश्वमेध, इसमें अश्वमेध का वर्णन है, सॉरी, अश्वमेध, वाजपेय, इतने प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, उसमें क्या होता था कि राजा अपने घोड़े को खोल देते थे और घोड़ा विचरण करता था। उसके साथ साथ कुछ लोग चलते थे ये देखने के लिए कि अगर कहीं किसी ने, किसी भी राज्य की सीमा ने, मतलब अपना जहां राज्य खत्म होता है उसके बाहर की सीमा में अगर किसी ने उसको पकड़ा तो क्या होता था, उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। और जिसने नहीं पकड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने राजा की एक तरीके से अधीनता या सुरक्षा को स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर पकड़ लिया तो युद्ध करना पड़ेगा। आपने देखा होगा लव कुश को, वो जब भगवान राम, श्री राम, राजा राम क्या करते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं, तो लव कुश उनके घोड़े को पकड़ लेते हैं, तो उन्हें युद्ध करना पड़ता है इसके लिए। तो तब भी यही था राजसूय, मतलब अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी फिर राजा तरह तरह के यज्ञ करते थे, जिसमें राजसूय यज्ञ है, जिसमें वो एक तरीके से अपने को महाराजा घोषित करने के लिए वो यज्ञ करते थे। वाजपेय यज्ञ क्या है, वाजपेय यज्ञ करते थे अपने परिवारजनों के साथ, जिसमें ऐसा मानते हैं कि एक थाली में राजा को अपने परिवार के सगे संबंधियों के साथ भोजन करना होता था। एक थाली का मतलब है कि एक साथ बैठकर भोजन करना। इसका क्या मतलब है, क्या वो अपने महल में भोजन, महल तो है नहीं, महल की तो बात ही नहीं है, क्या वो अपने घर में भोजन नहीं करते थे, करते थे। लेकिन ये एक तरीके का संकेत है क्या, कि हम सब एक हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार जो भी हैं वो एक साथ अगर भोजन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि, और जो, क्योंकि कबीले मैंने बताया वो कबीले अब जनपद बन गए हैं। आप लिख लीजिए यहाँ पर अगर लिखना है तो, जनपद। अब छोटे छोटे जनपद भी हो गए थे, जिसमें आप देखेंगे कि पांचाल जनपद है, और
विदेह जनपद हो गया, ठीक है, और कुरुक्षेत्र हो गया। पहले कुरु कबीला था, अब वो कुरु क्या हो गया, एक तरीके से जनपद हो गया। आप देखेंगे आगे हम आपको समाज में दिखाएंगे क्या परिवर्तन इसमें होता है। तो इस यज्ञ में क्या होता था, भोजन साथ में करते थे, तो एक तरीके का संकेत हो गया हमारे बाकी लोगों को कि हम, अगर आपने हम पर आक्रमण किया तो हम भी सब एक हैं। क्यों? क्योंकि सेना नहीं है। अगर ये सारे यज्ञ नहीं किए जाएंगे तो ना तो जनता यानी कि जो समाज है और जो प्रजा है, राजा को प्रजा से अलग करने के लिए कि प्रजा अब राजा के बराबरी पर नहीं बैठ सकती, तो क्या होगा, यज्ञ होंगे। राजा की जितने परिवार के लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं, रानियां वगैरह सब शामिल होती हैं। वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय तो यानी कि राजा ही हो गया, ब्राह्मण यज्ञ करवाते थे, उन्होंने सहमति देते थे उन्हें एक तरीके से, और जो व्यापारी वर्ग था यानी वैश्य वर्ग वो उन्हें भेंट लाकर देता था, चढ़ावा चढ़ाता था। शूद्रों को आना वर्जित था। हमने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में शूद्र और महिला को एक तरीके से क्या हुआ, महिला का तो स्थान ऋग्वैदिक काल में अच्छा होता है, लेकिन जब से वर्ण व्यवस्था आती है यानी कि अब जो जनपद काल में आएगी, जिसको हम ये कह दें कि पोस्ट वैदिक पीरियड में, उसमें क्या होगा, शूद्र और महिलाओं का स्थान धीरे धीरे बराबर आने लगता है। दोनों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, दोनों को यज्ञोपवीत नहीं दिया जाता। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो तब शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त होता था। तो ऐसा शूद्रों और महिलाओं दोनों के साथ हुआ। अब आपको इस समाज में घोषा, अपाला, मैत्रेयी ऐसी महिलाएं नहीं मिलेंगी, ऐसी विदुषी महिलाएं अब आपको नहीं मिलेंगी। अब क्या होगा, आगे हम आपको समाज में बताते हैं। आपने देखा अब यही राजा यज्ञ करते हैं, जहां आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। अब इसी यज्ञ के माध्यम से इन्हें एक तरीके से राजा घोषित करते हैं, और ये समाज में प्रदर्शन होता है एक तरीके का धार्मिक। हम धार्मिक आयोजन हमेशा करते रहते हैं, इसलिए करते हैं कि वो संदेश होता है एक प्रकार का। वो तब भी होता था क्योंकि सेना नहीं है, अपने ही लोगों को लड़ना है, तो बेहतर है कि लड़ने से अच्छा है कि हम अपनी एकता का प्रदर्शन कर दें ताकि सामने वाला हम पर जल्दी से लड़ाई ना करे। और दूसरी बात, भूमि का यहाँ पर क्या हो गया, महत्व बढ़ गया। क्यों? इसके पहले भूमि का महत्व नहीं था, राजा है तो उसको भूमि भी चाहिए। किस चीज का राजा होगा अगर भूमि ही नहीं है? तो यहाँ पर अब राजा को भूमि चाहिए। अब भूमि की क्या हो गई, कीमत बढ़ गई। हमने आपको बताया था जो उपयोगी होता है, जिसकी कीमत ज्यादा होती है, उसका दान किया जाता है। तो अब यहाँ पर राजा पुरोहितों को दान भी करेंगे, भूमि का दान करते हैं वो, ठीक। और जो टैक्स है मैंने बताया, वो टैक्स किस पर लगता है, क्षत्रियों पर तो लगेगा नहीं, राजाओं पर। पुरोहितों को तो दान में दिया जा रहा है, किस पर लगेगा, व्यापारी वर्ग पर टैक्स लगता है, ठीक। तो अब आप चलते हैं किसकी तरफ, समाज, जहां मैं आपको वर्ण व्यवस्था बताऊंगी। चलिए, समाज। इससे एक तरीके से तस्वीर आपके आंखों में बननी चाहिए, तभी आप फर्क समझ पाएंगे कि कैसे हम जंगलों से आखेट करते हुए संग्राहक बने। फिर हमने थोड़ी देर के लिए हड़प्पा सभ्यता देखी, लेकिन मैंने आपको बताया उसका कोई लिंक नहीं है। फिर आगे हम क्या कर रहे हैं, कबीलों में भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ अपने जानवरों को लेके। हम क्या है, भरण पोषण अर्थव्यवस्था से अब हम कृषि अर्थव्यवस्था में आ गए हैं, ठीक। अब फिर समाज में क्या होता है, समाज को रेगुलेट करने के लिए हमने बताया था, अगर सेना ना हो, दंड ना हो, तो क्या होगा, समाज को रेगुलेट करने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी चीज की स्वीकृति दिलानी हो, तो नियम बनाने हो, तो हमें उसे संविधान से जोड़ देना चाहिए। कब संविधान हम जब कहें तो आप तब के उनको ले लीजिए, वैदिक काल में आप वेदों को ले लीजिए। अब यहां पर क्या है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था,
नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। जो हमारी जाति व्यवस्था है वो आगे चल के गुप्तोत्तर काल में हमको दिखाई देती है, जो कि वर्ण व्यवस्था का हम विकृत स्वरूप उसको कह सकते हैं। और सही यकीन मानिए, बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, इन बड़े बड़े लोगों ने वर्ण व्यवस्था का क्या किया, एक तरीके से उन्हें सपोर्ट किया। और आज भी वर्ण व्यवस्था है, वो हम बताते हैं कैसे है, और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। लेकिन कैसे, हम बस उसको गलत तरीके से ना समझें। तो देखिए, इसमें 4 वर्ग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमने आपको बताया, अगर हमें किसी भी चीज को मान्यता दिलानी हो तो हमें उससे किससे जोड़ देना चाहिए, धर्म से। तब जब हम क्या थे, पहले पूर्व आधुनिक काल में जब हम थे, लेकिन अब हम संविधान से जोड़ते हैं किसी चीज को मान्यता दिलाने के लिए, सामाजिक मान्यता। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरी व्यवस्था को किससे जोड़ा, वेदों से। हमने ऐसा कहा कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमने कहा कि ये व्यवस्था हमने इस किससे जोड़ दिया, ब्रह्मा से। अब देखिए, ब्राह्मण कौन है, उस समय ब्राह्मण क्या होते थे। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, ऐसे ही नहीं व्यवस्था बन गई थी। ये डिपेंड किस पे करता है, ड्यूटी पर, यानी कि कर्तव्य। ब्राह्मण का धर्म है, कर्तव्य है क्या, कि वो शिक्षा दे, लोगों को ब्रह्म तक पहुंचाने का मार्ग बताए। वो इतना विनम्र हो कि उस तक ज्ञान लेने के लिए, उससे ज्ञान लेने के लिए लोग सहज ही पहुंच सकें। ये बात थी, ब्राह्मण में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए, अभी भी होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या है कि जिसमें ये सारी विशेषताएं होती थी वो वर्ग ब्राह्मण कहलाते थे, वो सबसे उच्च वर्ग कहलाते थे। ऐसा कहते थे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, ठीक है। वो राजा के, क्षत्रिय के सबसे बड़े सलाहकार हुआ करते थे, ये आप समझिए। और तब क्या होता था, और अभी पहले तब का बताएं, फिर आज से तुलना करेंगे। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन, राजा, छत्र से बना है क्षत्रिय, मतलब जिसके पास छत्र हो, जिसके ऊपर छत्र हो, वो कहलाता था क्षत्रिय। यानी कि योद्धा, सुरक्षा करने वाला, जो युद्ध लड़ेगा। हमने बताया आर्मी नहीं है, सेना नहीं है, तो कौन लड़ेगा, क्षत्रिय लड़ेंगे, योद्धा लड़ेंगे, वही सुरक्षा दे सकते हैं, ठीक। योद्धा, यही राजा भी बनते थे, आपने देखा। अब वैश्य, ये जनरली व्यापारी होते थे, जो क्या करते थे, व्यापार करते थे, दूर देशों में जाते, दूर दूर से व्यापार करते, और इन पर ही टैक्स लगाकर राज्य कर वसूलता। ये व्यापारी थे। आप आज भी देखिए, अगर कोई भी वर्ग व्यापारी है, उसका काम बिजनेस करना है, तो वो कभी भी लड़ना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अपना एक दिन भी लड़ाई में वेस्ट कर दिया तो उनके व्यापार को नुकसान हो जाएगा। आप देखेंगे अभी भी जो ऐसे एरिया है ना, वहां पर कम ही लड़ाई झगड़े होते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में सहजता बनी रहे, हम अपना व्यापार करते रहें, ये बात होती है। और जो ब्राह्मण वर्ग था, उनका काम था शिक्षा देना, ये आपने देखा। अब शूद्र, शूद्र को क्या कहते थे, सेवक। ये इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे, ठीक। ये क्या हो गई, एक तरीके से समाज को
बांध दिया गया एक क्लास के रूप में, वर्ग के रूप में। और ये व्यवस्था उन्होंने क्यों बनाई थी कि उनका कर्तव्य है, मतलब उनका धर्म है, वो अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते। अगर समस्या आई है तो क्षत्रिय को, योद्धा को लड़ना ही पड़ेगा। अगर उसमें उसका मतलब खून गर्म नहीं है, उसे क्रोध नहीं आता, वो लड़ाई नहीं लड़ पाता, तो वो क्षत्रिय नहीं है। अगर वो कहीं गलत हो रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है जा करके, तो वो क्षत्रिय नहीं है। अगर वो ज्ञानी नहीं है, अगर उसे यही नहीं पता कि ब्रह्म या जो वेदों का ज्ञान नहीं, वो सही गलत को बता नहीं सकता, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसी तब की विचार थे कि कर्तव्य है हमारा, हम इसे नहीं छोड़ सकते, और अगर हम उसके योग्य नहीं हैं तो हम उस वर्ग में नहीं रहने के लायक हैं। तो वर्ग भी बदलते रहते थे। ऐसा नहीं है कि अगर आज की तरह, मतलब ये जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से कैसे अलग है। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जन्म के आधार पर निर्णय होते हैं कि अगर हमारा जन्म क्षत्रिय कुल में है, अगर हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में है, अगर हम वैश्य कुल में हो गए, तो हम जीवन पर्यंत वही रहेंगे, चाहे हम उसके योग्य हो या ना योग्य हो। ये आज की व्यवस्था है, पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमेशा से बहुत ही उपयोगी तरीके से उसका समाज में एक तरीके से सुचारू रूप से वो चलता, अगर उसे वैसी व्यवस्था दी जाती तो। अब देखिए, अब आज हम आपको बताएं कि अंतर क्या है। पहले ब्राह्मण कौन, जो ज्ञानी हो। तो आज अगर अंबेडकर, उनका जन्म कहाँ हुआ, इस वर्ग में, जो आज जाति व्यवस्था है, इस वर्ग में जन्म हुआ, लेकिन वो अपने कर्म से क्या हो गए, ब्राह्मण। उनके पास ज्ञान है तो वो क्या हो गए, ब्राह्मण। तो हमें क्या समझना चाहिए, उन्हें ब्राह्मण वर्ग में रखना चाहिए। अब आप बताइए, विवेकानंद, मैं उदाहरण दे रही हूं, विवेकानंद, उनका जन्म कहाँ हुआ, इसमें। उनका जन्म वैश्य वर्ग में हुआ, लेकिन उन्होंने वेदांत दर्शन का इतना अच्छा ज्ञान दिया कि वो किस में आ गए, ब्राह्मण वर्ग में आ गए। ठीक है। अब आप ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के कारण अपना वर्ग बदल दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं। आज हमारी जो सेना है वो पराक्रमी है, योद्धा है, वो क्या है, आज के लिए वो क्षत्रिय है। जो लोग आज बिजनेस करते हैं वो किस वर्ग में है, व्यापारी वर्ग में है। बड़े बड़े लोग हैं, आप बहुत बड़े बड़े नाम है बिजनेस क्लास के, फिर उनसे हमें टैक्स मिलता है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गए, आज के वैश्य हो गए। और जितने भी सेवक वर्ग हैं वो आज के शूद्र वर्ग में आ गए। तो ये बात क्या है, व्यवस्था यही है जो पहले थी, हमेशा वही रहेगी। लेकिन हमने क्या करा, हमने उसमें जाति का एक गलत तरीके से उसे लाकर हमने उसे विकृत कर दिया, जिसका वर्णन हमारे वेदों में नहीं है। तो आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े राज खुलेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा अपने जो दिमाग है उसको विस्तृत करके चलिएगा, क्योंकि ये हमने नहीं कहा, ये आपकी किताब में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने आप से कह रहे हैं, ये इतिहास में वर्णन है इसका, आप वेदों में भी यही कहा गया। फिर अब आप देखिए, अब पहले क्या है, पहले भी उदाहरण दे देते हैं। जो विश्वामित्र क्या थे, जन्म से क्षत्रिय थे, कर्म से ब्राह्मण हो गए, आपने देखा। और ऐसे बहुत से लोग हैं। और वाल्मीकि, जिनको तो हम ऐसा कहते हैं कि वो वनवासी थे और बल्कि डाकू थे, रत्नाकर, वो अपने ज्ञान की वजह से ब्राह्मण हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब क्या होता था, इस तरीके से कर्तव्य के आधार पर क्लासिफिकेशन। समस्या कहाँ आ गई, एक आपने सुना होगा उपाध्याय, एक सरनेम आज चलता है, उसमें क्या होता था, उपाध्याय लोग कौन होते थे, उन्होंने पहले शुरुआत कर दी कैसे, धन को लेकर के विद्या का दान देना। मतलब इसी समय आपको आश्रम व्यवस्था भी दिखाई देती है, क्योंकि इसमें वर्णन नहीं है, इस चैप्टर में है नहीं, तो हम आपको नहीं बता रहे। उसमें क्या होता है, ये आपसे धन नहीं लेंगे, तब के ब्राह्मण आपसे धन नहीं लेंगे, वो आपको विद्या का दान देते हैं अगर आप योग्य हैं तो। ठीक, ऐसे भी नहीं कि योग्य नहीं तो वो दान देने लगेंगे, नहीं। फिर उपाध्याय ने क्या किया, तब एक वर्ग था, उसमें क्या हुआ कि जो बच्चे कमजोर होते थे, नहीं हो पाता था, उन्हें वो धन लेकर एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। तो वहां से क्या हुआ, विद्या का धन का विद्या का क्या हुआ, एक तरीके से वो धन में परिवर्तित होने लगी। लोग
अपना धन कमाने लगे। और पहले के जो ब्राह्मण होते थे उन्हें धन से मतलब नहीं था, उनको दान में क्या मिल जाती थी, जमीन मिल जाती थी। आश्रम बनाते थे, विद्यार्थियों को वहां पर रखते थे, राजा को अच्छा न्याय देते थे। तो ये सब ने मिलकर क्या हो गया, राज्य को जन्म दिया। एक तरीके का क्लासिफिकेशन था। और ये आज भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है भले ही, और है भी, लेकिन हमने क्या है, हमने इतिहास पढ़ना है। तो हम आपको ये इतिहास की खासियत बता दें कि आप और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भले आपको लग रहा हो कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है। हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो एक यही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको राजा बनाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल राजनीति सिखाता है। अगर आपको इससे राजनीति सीखनी हो तो आप इतिहास पढ़िए, राजा बनना हो तो इतिहास पढ़िए। क्यों, जहां जहां शक्ति है वहां वहां राजनीति है। ये आप समझिए। ये कौन बताता है, हमारे इतिहास ने बताया है। घर से लेकर संसद तक की राजनीति आप कहां से सीख सकते हैं, अपने इतिहास से। इतना बड़ा ये विषय है, इसकी इतनी महिमा है। आप क्या करो, बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं जिसे हम ग्रहण करके, हम पढ़ करके अपनी कोई अच्छी जॉब पा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें वो चीज़ें पढ़नी पड़ती। इसीलिए आपने देखा होगा ये भले ही 6 क्लास की एनसीईआरटी है, आपको लग रहा होगा कि 6वीं क्लास के बच्चे हैं क्या है, लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये बड़े बड़े प्रशासनिक एग्जाम में क्यों इस किताब को बेस के रूप में रखा जाता है। फाउंडेशन है, बिना इसके पढ़े कोई कुछ नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ये आपको बता रही है कि अब राजा कैसे बनता है। और मैं आपको बता दूं, राजा की कोई जाति नहीं होती, राजा किसी धर्म के बंधन से नहीं बांधा जा सकता। राजा क्या है, राजा सिर्फ राजा होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है। वो किसी भी धर्म का नहीं है, वो किसी भी जाति का नहीं है। वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। उसमें जिसमें भी राज्य की भलाई हो, राजा वही काम करता है। उसके लिए कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा नहीं होता। तो अगर आपको ये सारी क्लासिफिकेशन किसके लिए बनाई गई है, समाज के लिए। किसके लिए, हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए मायने करती हैं। राजा के लिए कुछ भी नहीं होता, उनका एक क्लास होता है, ये आप समझ लीजिए। फिर अब यही व्यवस्था हमने आपको बताई, ये अब कहाँ लागू होगी, अब ये लागू होगी पूरे समाज पर। तब के समाज को बांधने के लिए ये व्यवस्था बहुत जरूरी थी। क्यों, क्योंकि तब महाजनपद में जो शहर हैं, जो शहरीकरण होगा, तब शहर अभी बने नहीं हैं, तो राज्य को बांधने के लिए ये नियम भी बहुत जरूरी हैं। अब आप देखिए समाज में एक सिस्टम है, अब समाज में आप देखिए क्या होता है। एक तो मैंने आपको बताया कृषि की वजह से यहाँ पर लोग अब टिक कर रहने लगे, एक जगह रहने लगे। अब जब एक जगह रहेंगे, एक एक स्थान पर रहने लगे, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले क्या थे, कबीले में थे, इधर उधर भटकते थे। अब खेती करनी है, क्योंकि फसलों को हमें पूरे सीजन भर देखना है, तो एक जगह रहना पड़ेगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ जो क्या बन जाएंगे, जनपद। इन्हीं को कहा गया जनपद, मतलब जो वो स्थान जहां लोग रहते हो, जहां जन रहते हो। ऋग्वैदिक काल में लोगों को क्या कहा गया, जन। अब वो क्या हो गया, जनपद। जैसे आप समझ लीजिए पांचाल, उदाहरण लिख लीजिए, कुरुक्षेत्र स्थान हो गया ना, कुरु एक स्थान मैं बता रही हूं, कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक, अब क्या है, हमने आपको बताया था राजा यज्ञ करते थे। अब अपने समाज, अपना विस्तार करने के लिए क्या होगा, या तो आप लड़ाई करके, युद्ध करके उनकी भूमि छीन लाइए अपने पड़ोसी की, तो आपका विस्तार होगा। फिर आपको भी लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये एक तरीके की स्थायी समस्या का हल नहीं है। दूसरा क्या होगा, गोत्र व्यवस्था। इस किताब में वर्णन नहीं है, लेकिन समाज को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। गोत्र सिस्टम, गोत्र व्यवस्था।
गोत्र मतलब पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था, इसका जो हम कहें इसका आशय क्या है कि एक स्थान जहां एक कुल की गाय बांधी जाती हो, वो हो गया गोत्र। लेकिन अब ये सिस्टम कैसे बन गया कि अब क्या हो सकता था कि एक गोत्र का विवाह, मतलब एक ही गोत्र में दो लोगों का विवाह नहीं हो सकता था। अगर दोनों लड़का या लड़की जो है उन वो एक ही गोत्र के हैं तो उनका विवाह नहीं होगा। किससे होगा? अपने गोत्र से बाहर करना पड़ेगा। कारण विस्तार करना। किस लिए? वाजपेय यज्ञ करना है, एक पंगत में बैठ के खाना है, तो क्या होगा? विस्तार करना पड़ेगा। क्योंकि तब जब सेना नहीं है और अगर कहीं पर लड़ाई छिड़ गई तो लड़के वाले की तरफ से कुछ लोग आ गए, लड़की वाले की कुछ तरफ से आ गए, तो दोनों मिलकर एक परिवार बन गया। इससे क्या हुआ? विस्तार हुआ। तो इतिहास ने क्या किया ये बताया। उदाहरण दूं तो आगे चल के आप देखेंगे दशरथ, राजा दशरथ, उनका विवाह कैसे होता है? एक रानी कहाँ की है? कैकेयी प्रदेश की। दूसरी रानी सुमित्रा कहाँ की है? काशी की है। और तीनों रानियां अलग अलग स्थान से आती हैं। आप देखेंगे धृतराष्ट्र, उनका विवाह गांधारी कहाँ से आती है? अफगानिस्तान, गांधार, वहां तक विवाह क्यों होता है? आगे आप देखेंगे कि बिंदुसार, उन्होंने क्या किया? विवाह के माध्यम से राज्य का विस्तार किया कि अब तो जिससे विवाह हुआ है वो हमारे संबंधी हो गए, तो वो क्या करेंगे? परस्पर सहयोग। ऐसा नहीं है कि एक न सहयोग कर रहा है दूसरा सहयोग ही नहीं कर रहा है, तो एक तरीके से व्यवस्था नहीं बन पाएगी। लेकिन क्योंकि इतिहास हमें यही बता रहा है कि ये एक विवाह व्यवस्था के कारण क्या हुआ समाज में, मतलब अब हमें उनकी भूमि पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई लड़कर नहीं, वो हमारे संबंधी बन गए, अब हम उनसे, अब हम और वो एक ही हैं, ऐसी व्यवस्था होती थी। तो गोत्र सिस्टम बहुत सही था। कैसे? महिलाओं के लिए गलत हो गया, लेकिन होना क्या था कि आज भी वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ है कि जब हम अपने से दूर विवाह करें तो क्या होता है, जो संतान होती है उसमें अलग गुण आते हैं, वो और भी बेहतर होता है। ऐसा अभी तो विज्ञान ने प्रूफ कर दिया, लेकिन तब ऐसा नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि कोई वैज्ञानिक कारण भी होंगे, वो इसलिए करते थे। ठीक है, ये आप समझ गए। तो महिलाओं के लिए गोत्र व्यवस्था थोड़ी खतरनाक हो गई। क्यों? क्योंकि अब महिलाएं वस्तु बन गई, अब उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका विवाह करना है, और अगर वो ज्यादा योग्य हो गई तो उनके योग्य वर ढूंढने में भी मुश्किल होती है। पहले आप देखेंगे जब हम ऋग्वैदिक काल में थे तो महिलाओं का स्वयंवर होता था, वर चुनने का उन्हें अधिकार था, लेकिन अब ये अधिकार उनसे धीरे धीरे छीना जाने लगा। क्यों? क्योंकि अब उन्हें क्या करना है? विस्तार का माध्यम बनाना है, शक्ति का माध्यम बनाना है। तो ये चीजें क्या हो गई? थोड़ी थोड़ी विकृत हो गई। समाज तो बढ़ गया, राज्य बढ़ गया, लेकिन महिला कमजोर हो गई। ठीक, ये आप देखेंगे कि गोत्र सिस्टम ने समाज को बांध कर रखा। अब एक चीज यहीं पर और देख लीजिए आप इतना आपने देखा, वर्ण व्यवस्था समझ गए। अब ये समाज क्या हो गया? सरल से, जो पहले बहुत ही सरल रूप में चलता था, अब थोड़ा थोड़ा आप ये देखिए कि थोड़ा अब इसका ढांचा बदल रहा है, यानी कि थोड़ा आप बोलिए कि उलझता जा रहा है, उलझा हुआ समाज हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आपने देखी। अब हम चलते हैं, जन हमने देख लिया, राजा का सिंहासन ऊंचा हो गया। एक बार फिर से नजर डालिए इस पर। फिर से लिखते हैं बीच में राजा। ठीक, एक तरफ लिखते हैं अर्थव्यवस्था, यहां लिखते हैं राज व्यवस्था, ठीक है, यहां लिखते हैं हम समाज, और यहां धर्म। आज धर्म का स्थान किसने लिया है? संविधान ने। ठीक, अब क्या है? आपने देखा इन सब ने मिलकर राजा को बना दिया। अब क्या पैदा हो गया? राज्य। अब क्या हो गया? राज्य पैदा हो गया। राज्य का
जन्म, जो कि पहले क्या था, कबीला। अगर ये सारी परिस्थितियां किसी भी समाज में नहीं हैं तो वो क्या है, उदाहरण के लिए बार बार देते हैं हम, अफगानिस्तान में अभी भी कबीलाई व्यवस्था है। वहां पर एक तरीके से आपको अभी मैप में दिखाएंगे कि कैसे अफगानिस्तान का मैंने आपको जो वर्णन दिया, क्योंकि हम ऋग्वैदिक काल में भी अफगानिस्तान और पंजाब में हमने बताया था विस्तार था। अब धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब में ये लोग फैलने लगे, अब विस्तार होने लगा। अब हम चलते हैं महाजनपद की तरफ। तो हम आपको महाजनपद बता दें, कौन है महाजनपद। अब देखिए, जन से बना जनपद, जनपद से बनेगा महाजनपद। राजा का कद बढ़ गया, ठीक। कहां पर, महाजनपद में तो बिल्कुल बढ़ गया। कैसे, इसकी झलक देख लीजिए। जितना इसमें बताया गया है हम आपको उतना ही बता रहे हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बताई इसलिए क्योंकि ठीक ठीक आप अगर अभी से अपना बेस सही नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैंने बताया आपको महाजनपद। इसमें क्या है, फिर वही बात, कृषि आ रही थी अर्थव्यवस्था में। अब राजा और मजबूत हो गया। अर्थव्यवस्था में मैंने बताया जो आपको क्या होगा, कृषि तो आ रही थी साथ में, इसमें मैंने बताया था आपको हल, लोहे का हल। अब एक चीज और जुड़ जाती है यहीं पर, हल तो था ही पहले से, अब क्या हुआ, धान का रोपण, धान का रोपण। अब खेतों में धान के बीज छिड़के नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें एक जगह पौधे के रूप में तैयार करके एक स्थान पर से लाकर दूसरी जगह उन्हें रोपण होगा, उनका रोपित किया जाएगा। इससे क्या होगा, उपज बढ़ जाएगी। जो पौधे खराब होने वाले होंगे वो वही हो जाएंगे, अच्छे वालों को रोपण किया जाएगा, तो उपज और बढ़ जाएगी कृषि व्यवस्था में, ठीक। ये देखा, वाणिज्य व्यापार तो बढ़ ही रहा था। अब इन दोनों पर क्या लगेगा, टैक्स। पहले लग रहा था, अब भी लगेगा टैक्स। अब इनका भी उत्पादन बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। अब और परिवर्तन कहां पर होता है, यहां देखिए, राज व्यवस्था आपने देख ली। अब हाँ, अर्थव्यवस्था देखिए। अब राज व्यवस्था में स्टैंडिंग आर्मी भी आ गई। यहां क्या होगा, अब यहां पर सेना, जो अलग है, अंतर हम उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। सेना कौन सी, स्थाई सेना। अब सेना होगी, उसको वेतन दिया जाएगा। जब वाणिज्य और व्यापार हो रहा है तो अब क्या जन्म लेगी, मुद्रा। क्योंकि इसी में आपको महाजनपद, कुछ कुछ जनपद ही इतने ज्यादा ताकतवर बन गए थे एक दूसरे पर आक्रमण करके कि वो महाजनपद बन गए। वहां पर धीरे धीरे अब क्या होगा, अब वेतन इन्हें दिया जाएगा, किस रूप में, आहत सिक्के, जिसको आपको आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, हम तब उसकी चर्चा करेंगे। लिख लीजिए, आहत सिक्कों के रूप में इन्हें अब वेतन दिया जाएगा फुल टाइम। अब ये हमेशा रहेंगे। अब वाजपेयी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब राजा को धर्म ने पहले ही एक तरीके से मोहर लगा दी थी कि ये राजा है। अब उसको ताकत कहां से लेनी है, सेना। अब सेना आ गई है। ये आपने देखा अंतर, जो खास फर्क है हम वही बताएंगे। अब क्या हुआ, राजा का एक कद बढ़ने लगा। राजा, अब राजा कहां रहेगा, किले में, ठीक है। किले में
किले किससे बनाए जाएंगे? ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ियों से। उसके जो महल को चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया जाएगा। अब क्या होगा? राजधानियां बनेंगी। क्या बनेंगी? राजधानियां। किले बने, राजधानी बनी, अब धीरे धीरे शहरों का जन्म शुरू हो जाएगा। ठीक, ये आपने देखा, किले लकड़ी के होंगे, पत्थर के होंगे। आपने देखा राजा का कद बढ़ गया, अब उसका परिवार सामान्य जनता से अलग रहने लगेगा। उनके जो राजसी ठाट बाट अब आपको यहां से दिखाई देंगे कि कैसे अब हमारा पहनावा एक वर्ग बन जाता है। धीरे 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 राजा का परिवार और राजा अलग रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जनपद उनको सुरक्षा के माध्यम से, सुरक्षा के रूप में उसको और भी सुदृढ़ करने का कोशिश करेंगे, मजबूत करेंगे। तो अब आगे आप देखेंगे महाजनपद काल में, जिसमें हम चलेंगे और देखेंगे कि कैसे अब क्या होता है। मगध, वज्जी, अंग, ये जो बड़े बड़े महाजनपद हैं, आप इनको देखेंगे। ठीक है, तो हम आपको अभी आप मैप में आज दिखा देते हैं, लेकिन हम अगले वाली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे मगध को। ठीक, लेकिन अभी वो महाजनपद है, वो साम्राज्य नहीं बना है। साम्राज्य कब बनेगा? जब उस पर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की जुगलबंदी क्या करेगी? विस्तार करेगी साम्राज्य का। अब फिर धीरे धीरे ये सारे जो 16 महाजनपद हैं वो एक साम्राज्य के रूप में बदल जाएंगे और गद्दी पे विराजमान होंगे अशोक, सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे भारत के उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध दिया। और हमें ऐसा अब हमें लगता भी है कि शायद उन्होंने तब जितना विस्तार किया रहा होगा, हमने अभी उतना नहीं हम कर पाए, क्योंकि तब का हमारी जो सीमा थी वो ईरान से जाकर मिलती थी। ठीक है, तो हम अशोक के साम्राज्य तक पहुंचेंगे, अशोक को पढ़ेंगे कब? जब हम आगे के अध्याय में चलेंगे। लेकिन हम आपसे जब अगली बार मिलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे इस जो ये किताब है, इस चैप्टर में मगध और वज्जी को दिखाया गया है। हम दिखाएंगे आपको कि कैसे मगध बनता है, कौन से राजा उस पर बैठते हैं, जिन राजाओं का वर्णन है हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए हम आपको मैप में दिखा देते हैं अभी कि आपने क्या क्या पढ़ा। देखिए, इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए, यहां देख रहे हैं हम किसकी बात कर रहे थे। देखिए, हम मगध को पढ़ेंगे कल, मगध और वज्जी इन दोनों को पढ़ेंगे। ये महाजनपद हैं, छोटे छोटे, जो पहले कबीले हुआ करते थे, फिर जनपद बन गए, अब वो महाजनपद बन जाएंगे। कुरु है, देखिए, हस्तिनापुर देखिए, पांचाल देखिए, कौशल देखिए। अब आप कल 16 महाजनपदों को देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे मगध का दृश्य, कैसे मगध आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां बन गई जो मगध क्या बन गया? महाजनपदों से साम्राज्य बन गया। हमने आपसे कहा था कि भूगोल क्या करता है, भूगोल ही वो कीवर्ड है, एक तरीके से वही एक बीज की जड़ है जो क्या करती है, क्या जन्म देती है? अर्थव्यवस्था को, फिर बढ़िया राज्य व्यवस्था उसके हिसाब से बनती है, फिर समाज बनता है और धीरे धीरे युग का परिवर्तन होने लगता है। लेकिन ये सारे चमत्कार किसने किए? लोहे ने। तो लोहे की जो भूमिका है उसे नहीं भूलना चाहिए। तो अगर आपने ये समझा हो कि ये सब ऐसे ही बदलता चला गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक अर्थव्यवस्था को कोई भी चीज एकदम से बदल नहीं देने वाली, ऐसी अचानक से कोई चीज ना आ जाए कि अर्थव्यवस्था बदल जाए, उसमें उत्पादन बढ़ जाए लोगों का, तो तब तक राज्य नहीं बन सकता। और राज्य की सबसे मैंने कहा था, राजा की हड्डी कौन होती है, रीढ़ की हड्डी कौन होती है, स्पाइन कौन होता है? सेना होती है। ठीक, और इसी को जो समझ जाता है वो क्या बनता है? राजा। जो नहीं समझ पाता फिर वो तो प्रजा है ही, इसमें कोई बात है नहीं। इस चीज को जिसने भी समझा उसके नाम के आगे महान लग गया। जैसे अशोक महान,
अकबर महान, इन लोगों ने योद्धाओं की भूमिका को समझ लिया और ये समझ गया कि कैसे हमें इनको अपने लिए उपयोगी बनाना है। इनको इनसे बैर करके हम नहीं अपना साम्राज्य बना सकते हैं। तो हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, अपने गुरु की वजह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें कल के बारे में बताता है, कल क्या हुआ था ये बताता है। यही एक सब्जेक्ट है जो कि त्रिकालदर्शी है, मैंने आपको बताया। तो पूरे सम्मान के साथ इसको पढ़िए। आप अगर स्टूडेंट हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने इतिहास को सही तरीके से जानने में कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको जो भी बताया किताब के जो बुक में लिखा था मैंने वही बताया, जो हमारा इतिहास कहता है मैंने वही बताया, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बताया। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो जानकारी हमेशा से हमारे दिमाग में भर दी गई हो वही सही हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हमारे वेदों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी समाज की, लेकिन हमने क्या किया, उसको पढ़ा नहीं, समझा ही नहीं, तो धीरे धीरे वो विकृत हो गया और हम खुद ही एक विकृत व्यवस्था की एक क्या बन गए, कलपुर्जे बन गए, जिसने क्या हुआ, हमको अपने ही इतिहास से दूर कर दिया। तो आप अपने से पढ़िएगा, तो आप पढ़ते रहिए। अगर आपको लगा हो कि हाँ मैंने जो जानकारी दी उससे आपकी जो जानकारी है उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो रहा हो, क्योंकि अभी तो काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास पढ़ते रहिए। धन्यवाद।